नमस्कार, स्वागत है आपका छठे चैप्टर के 4th पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ श्वसन क्या है और मनुष्य और दूसरे सजीव किस प्रकार अपना श्वसन जो है वो पूर्ण करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया जो पाचन की प्रक्रिया में कि पाचन की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदल दिया गया और उस ग्लूकोज को रुधिर के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया गया। यहीं पे हमारा अंत हुआ था पाचन का। तो अब वो ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाएं करती हैं अपने स्वयं के लिए, क्या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपने लिए ऊर्जा बनाने के लिए, कि कोशिकाओं में भी विभाजन हो रहा है, कोशिकाएं भी वृद्धि कर रही हैं, कोशिकाओं की भी अंतर क्रिया हो रही है, तो उनको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ग्लूकोज तोड़कर ऊर्जा बनाने की इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, कोशिका के अंदर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं श्वसन। तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन ये दो प्रकार हैं। तो एक एक करके दोनों श्वसन के दोनों प्रकार का डेफिनेशन आप जानिए तो ज्यादा बेटर होगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। दिमाग में रखे रहना, कभी भी श्वसन की बात हो तो ये दोनों बात आपके दिमाग में तुरंत फट से आनी चाहिए कि ये श्वसन का प्रकार क्या है, श्वसन का कितने प्रकार होते हैं। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन अर्थात वह श्वसन जिस श्वसन प्रक्रिया में सजीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। और दूसरे प्रकार का जो श्वसन है अवायवीय श्वसन, इस प्रकार के श्वसन है जिसमें सजीव श्वसन करते वक्त ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। यानी यहां पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, और वहां पर वायवीय श्वसन में दूसरी तरफ वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। यानी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, उपस्थिति और अनुपस्थिति, ये दो बात है। उपस्थिति हुई तो वायवीय श्वसन और अनुपस्थिति हो गई तो अवायवीय श्वसन। तो थोड़ा सा और आगे आपकी रुचि को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि श्वसन जो वायवीय श्वसन है वो कौन से प्राणियों में होता है और वायवीय श्वसन कौन से प्राणियों में होता है, इन दोनों में अंतर क्या है सर, कौन कौन से सजीव इस श्वसन को करते हैं और इनसे क्या प्राप्त होता है, क्यों ऐसा दो प्रकार का श्वसन क्यों कर रहे हैं सजीव, क्या आवश्यकता है उनको, उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अवायवीय श्वसन की ओर। अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हालांकि देखो ध्यान से समझना बेटा, श्वसन की पहले की जो प्रक्रिया होती है, जहां से ये श्वसन अलग होते हैं, जहां से कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती है और कहां से ऑक्सीजन नहीं लेती है, उसके पहले जो प्रक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है ना, उससे पहले भी कुछ प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया कोशिका काय में होती है, कोशिका काय में प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाले ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट में बदला जाता है। पायरुवेट बोले तो हाँ चलेगा, पायरुवेट कहे तो 3 कार्बन वाले C3H4O3 ये पायरुवेट है। यहां तक की प्रक्रिया दोनों प्रकार के श्वसन में सेम रहता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़कर 3 पायरुवेट बनाना, बनाना, ये प्रक्रिया सेम रहती है। यहां से दोनों प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। जो ईस्ट, जिसको आप कवक कहते हैं, वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता श्वसन करते वक्त। और जो हम मनुष्य या फिर वनस्पति ऐसे सजीव होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो ईस्ट है वो जब श्वसन करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो क्या बनाता है, और जब नॉर्मल सजीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है वो क्या बनाता है, दोनों में क्या अंतर है।
तो ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। तो ईस्ट की जब बारी आती है, ईस्ट की जब श्वसन करने की बारी आती है, तो वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता, अवायवीय श्वसन करता है। ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता, अवायवीय श्वसन करता है। और जब वो पायरुवेट को तोड़ता है तो बनाता है, याद रखना दिमाग से, ध्यान से, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ध्यान से देखना, इथेनॉल, आई रिपीट अगेन, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये तीनों चीजें बनाता है, दिमाग में रखे रहना। ईस्ट जब श्वसन करता है तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। अब थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं आना चाहता हूं, ये जो ईस्ट अपना श्वसन कर रहा है, क्या आपको पता है ये व्यावसायिक रूप से कितना उपयोगी है ये श्वसन इनका? इनके श्वसन से जो इथेनॉल प्राप्त होता है, उस इथेनॉल का उपयोग किण्वनीकरण, जो इथेनॉल बना रहे हैं वो किण्वनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। यानी जो श्वसन करते हैं ना ये ईस्ट, ये किण्वनीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, उनका श्वसन ही किण्वनीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। यानी वे बड़े बड़े उद्योगों में किण्वनीकरण करके उनके लिए बहुत बड़ी, उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। जो एल्कोहल का उत्पादन कर रहे हैं, एल्कोहल का उत्पादन कर रहे हैं गन्ने के रस से या फिर अंगूर के रस से, जो एल्कोहल बनावट हो रही है, उस सब चीज में कवक का उपयोग, कवक के श्वसन का उपयोग होता है। यानी कवक श्वसन कर रहे हैं तो उनका व्यवसाय चल रहा है। और दूसरा श्वसन जो होता है मनुष्य यानी हमारा या सजीव, जो भी वनस्पति वगैरह जो भी होती है कोशिकाओं में, उनकी कोशिकाओं में जिसमें वो ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, उसमें वे ऑक्सीजन का उपयोग करके आपको पता है आप श्वसन करते हो तो क्या निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो फिक्स हो गया। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे श्वसन में जल का भी निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है। क्यों पता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का जब अणु टूटता है, पायरुवेट में बदलता है, पायरुवेट का अणु टूटता है तो ऑक्सीजन का उपयोग होकर वो क्या होता है, एक तरफ से पानी भी बन जाता है। वो प्रक्रिया आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि किस प्रकार का समीकरण हो रहा है अंदर, अभी नहीं बता सकता हूं, मैं बताना भी नहीं चाहता हूं। और इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण भी करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी श्वसन पद्धति में ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। उसी ऑक्सीजन के कारण हमारे श्वसन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, नहीं आ रहा है, आना चाहिए, कि सर हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में तीन इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया गया है, 3 प्रकार का। तो जो बीच वाला है ऑक्सीजन का अभाव, वो क्या है? ऊपर वाला तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, जो कवक में है, मैंने बताया आपको, इथेनॉल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बना रहा है। नीचे वाला मैंने बताया ऑक्सीजन का उपयोग करके हमारी शरीर या जो भी वनस्पति है उसकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना रही है। बीच वाला क्या है? बीच वाला है ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन का अभाव मीन्स सपोज दैट ऑक्सीजन का कोई ऐसा अंग जो आपके शरीर में कहीं किसी भी कारणवश दबा रह गया या कहीं मुड़ा रह गया, तो उसमें क्या हो गया कि दबाव के कारण या फिर किसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। हम नॉर्मली श्वसन हम ऑक्सीजन से ही करते हैं, परंतु कारणवश अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो वहां पर तो ग्लूकोज का पायरुवेट बन चुका है, ग्लूकोज का पायरुवेट बन गया, यानी पायरुवेट का भी अभी विखंडन होना तय है, चाहे ऑक्सीजन आए चाहे ऑक्सीजन ना आए। तो ऑक्सीजन अगर नहीं आएगी तो उनका विखंडन होकर वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे। किसे परिवर्तित हो जाएंगे? लैक्टिक एसिड में। फिर अचानक अगर उस अंग से आप कोई अचानक से कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं, अनिश्चित कार्य कर लेते हैं जिसका पुनर्योजन ना किया गया हो, तो आपके उस अंग पे क्रैम्प भी आ सकता है। आपको उस अंग पे क्या आ सकता है? क्रैम्प भी आ सकता है। मतलब आपने किसी अंग को दबा के रखा है, किसी भी कारण से दबा हुआ है और अचानक से आपने उससे काम ले लिया,
तो आपको उस अंग पे क्रैम्प आ जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि वहां पे जो श्वसन की प्रक्रिया हुई वहां की कोशिकाओं में, वहां पे लैक्टिक एसिड क्रिएट कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिस कारण से फिर अचानक से आपने जब उससे उसका उपयोग किया उस अंग का, तो उसमें क्रैम्प आने की भी संभावना रहती है। अब जो हमारी कोशिकाओं में जो श्वसन होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हमारी कोशिकाओं में जो श्वसन हो रहा है, वो श्वसन से जो ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? वो ऊर्जा कहाँ स्टोर हो रही है, ऊर्जा कहाँ बन रही है, क्या हो रहा है उस ऊर्जा का मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपके कोशिका में या वनस्पति की कोशिका में जो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, जो ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा एटीपी के स्वरूप में, किसके स्वरूप में? एटीपी, अमीनो ट्राइफॉस्फेट के स्वरूप में हमारे कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में स्टोर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और फिर जहां पर कोशिका को जरूरत है, कोशिका की भी तो आवश्यकता होती है ना विभाजन के लिए, विकास के लिए, अपने अंदर की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, फिर समय सर आवश्यकता अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस ऊर्जा को सप्लाई कर देता है। और इसलिए कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कारण दीजिए क्यों? तो उसका यही कारण था। तो वायवीय श्वसन दर्शाती जो कोशिकाएं हैं, जो सजीव हैं, जो वायवीय श्वसन दर्शाते हैं, यानी हम लोग, तो हमें यह सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस माहौल में हम हैं, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में हम हैं, वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए पूर्ण रूप से। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखो, वनस्पतियां तो दिन के समय, मतलब वनस्पतियां तो श्वसन करती हैं, तो देखो नॉर्मल सी बात, वो भी कोशिकाएं उनके अंदर है, तो वो भी श्वसन करती हैं, तो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बट अभी तक हमने ये पढ़ा कि वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, लेती छोड़ती बराबर, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं तब, लेकिन श्वसन उनका अलग से होता है। तो श्वसन करते समय वो भी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। परंतु दिन के समय क्या होता है, वनस्पतियां जिस रेट से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए लेती हैं, उससे बहुत ही कम रेट से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो उनके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड उनके द्वारा ले लिया जाता है, तो उतना कुछ खास प्रभाव हमारे पर्यावरण में नहीं पड़ता, हम पर नहीं पड़ता। परंतु रात के समय ऐसा नहीं होता। रात के समय वनस्पतियां भी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और मनुष्य भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि रात के समय वनस्पतियों के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका यही मेन रीजन है कि वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय निकालती थी, उससे ज़्यादा वो ऑब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि रात के समय कोई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। इसके बाद अलग अलग जंतुओं में ऑक्सीजन लेने के लिए और ऑक्सीजन से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब श्वसन के दौरान बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को या केमिकल रिएक्शन से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग भी होते हैं। जैसे मनुष्य में श्वसन के लिए पाए जाते हैं फेफड़े, नाक के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। मछलियों में क्लोम होता है, ढलर। बहुत से सजीव ऐसे होते हैं जो त्वचा द्वारा भी श्वसन करते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन के लिए अलग अलग प्रकार का विशिष्ट अंग भी पाया जाता है। अब परंतु अगर हम तुलना करें स्थलीय जीव और जलीय जीवों में, ध्यान से सुनिएगा, स्थलीय जीव और जलीय जीव में अगर हम तुलना करें, तो जो जलीय जीव होते हैं वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं श्वसन के लिए। परंतु जो स्थलीय जीव होते हैं यानी हम, वो फ्रीली वातावरण में रही हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन का ग्रहण है वो उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में काफी आसान है। तो हमें आसानी से ऑक्सीजन मिल रही है, यानी हमारे अंदर ऑक्सीजन बराबर से मिल रही है, तो ऊर्जा की पूर्ति, ऊर्जा बन भी अच्छी तरीके से रही है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो भी पर्याप्त मात्रा से बन रही है। तो हमें उतना ऑक्सीजन लेने की जल्दी नहीं है। परंतु
जलीय प्राणियों में क्या होता है, ऑक्सीजन उन्हें बहुत ही कठिनाई से बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, तो उनको ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट शोषण करते हैं, जल्दी जल्दी शोषण करते हैं कि ताकि जल्दी जल्दी उन ऑक्सीजन वो प्राप्त कर सके, क्योंकि उनको एक बार में जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन शांति से ले रहे हैं और पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त कर ले रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनको एक बार सांस लेने पर पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती, इसलिए वो क्या करते हैं, फटाफट शोषण करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव जो होते हैं उनकी श्वसन दर धीमे होती है, और जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर कैसी होती है, फास्ट होती है, काफी तेज होती है, काफी द्रुत होती है। मछली अपने मुंह द्वारा पानी लेती है और बलपूर्वक उसको कहां तक पहुंचाती है, क्लोम तक पहुंचाती है। क्लोम वहां पर उसमें से ऑक्सीजन, पानी में से ऑक्सीजन अलग करके और पीछे प्रेशर से पानी को छोड़ दिया जाता है मछलियों में। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि मछलियों की जो श्वसन दर है वो मनुष्य से काफी ज्यादा तेज है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, इसका कारण यही है। अब हम आगे देखते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से श्वसन होता है, यानी मनुष्य में श्वसन। तो सबसे पहले आपको अंगों के नाम पता होना जरूरी है। मनुष्य में श्वसन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये दिख रहे हैं आपको। सबसे प्रमुख अंग जो है हमारा श्वसन का, वो तो हमारा फेफड़ा ही है। अगर आपको कहीं पूछा जाए ना कि मनुष्य श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो आपको बोलना है कि मनुष्य का श्वसन अंग जो है वो उसका फेफड़ा है। हालांकि सांस लेने की बारी आएगी तो नाक है, लेकिन श्वसन की बारी आएगी तो मनुष्य का श्वसन अंग जो है वो उसका फेफड़ा है। तो मनुष्य का श्वसन प्रारंभ होता है नासाद्वार, ये नाक के छिद्रों से। इसके बाद छिद्रों के बाद नसिका कोटर, जो आगे का भाग आप देखेंगे, जिसमें द्रव श्लेष्म पाए जाते हैं और कुछ बाल रोम भी पाए जाते हैं, बाल रोम भी पाए जाते हैं, जो धूल कण, रज कणों को हमारे श्वसन मार्ग में जाने से रोकते हैं। आगे चलकर ये नासाद्वार, नसिका कोटर, श्वास नली में मिलता है, और वो श्वास नली जाकर कहां खुलती है, फेफड़ों में, छोटी छोटी श्वास वाहिकाओं में विभाजित होकर हमारे फेफड़ों में फैल जाती है। अच्छा, अब ये श्वास नली जो होती है हमारी, इनमें उपास्थि सी आकार के वलय होते हैं। ये वलय क्या करते हैं, आप देख रहे हो ड्राइंग में दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है वलय उपास्थि। ये क्या करते हैं, सपोर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी श्वास नली को क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारी जो श्वास नली है वो निपतित ना हो जाए, कोलैप्स ना हो इसकी वजह से। तो ये उपास्थि वलय जो है ये क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी श्वास नली को। और फिर वो श्वास नली फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों में जाकर देखिए छोटे छोटे गुब्बारों में अलग हो जा रही है, छोटी छोटी वाहिकाओं में, ढेर सारी वाहिकाएं, और वाहिकाएं जाकर कहां खुल रही हैं, छोटे छोटे गुब्बारों। वो उन छोटे गुब्बारों को कुपिका कहा जाता है। उन छोटे छोटे गुब्बारों को क्या कहा जाता है, कुपिका। अगर आपसे कोई पूछे कि कुपिका क्या है, तो कुपिका की परिभाषा है, कुपिका वह भाग है, फेफड़े का वह भाग है जो एक स्थान प्रदान करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन के लिए, एक सतह प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, कि जिस सतह के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो सके। एग्जैक्ट में होता क्या है पता है, मैंने आपको कहा कि पूरे रुधिर जो है, रुधिर पूरे यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन लिया वो हमारी कुपिका में, हमारी श्वास नली से आया, कुपिका में आ गया। अब वो कुपिका के आगे वो ऑक्सीजन किसके द्वारा जाता है, रुधिर के द्वारा। रुधिर आता है पूरे शरीर से, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में दे देता है, और फिर पूरे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और कुपिका को दे देता है। यानी सारा मेन रो, दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है, कुपिका का। यानी कुपिका को हमेशा कहते हैं, कुपिका जो है एक सतह प्रदान करता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान हो पाता है, आदान प्रदान संभव हो पाता है, सरल हो पाता है। अब एक दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य श्वसन कैसे करता है। देखिए फूल गया हमारा डायग्राम, और श्वसन छोड़ा हमने तो ये पचक जाता है। ये क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, समझाओ इसको। समझा रहा हूं ना, वही समझाने आ जाऊंगी।
होता क्या है इसमें, हम अंतःशोषण और निःशोषण दो प्रक्रिया करते हैं। अंतःशोषण और अंतःशोषण मतलब हम गैस को अंदर लेते हैं और निःशोषण मतलब हम गैस को बाहर निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, दो प्रक्रिया है। तो अंतःशोषण कब होता है, जब फेफड़े के अंदर का जो हमारा फुफ्फुस है, फुफ्फुस के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से कम हो जाता है। ध्यान से सुनना, अंदर का दबाव बाहर के दबाव से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कम होता कैसे, जब ये डायफ्राम ऊपर आता है तो जो हमारे फेफड़े का आयतन है ना वो बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण जो उनके अंदर का दबाव है वो कम हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, आप एक गुब्बारा लीजिए ना, गुब्बारा को जितना दबाएंगे इसका यानी उसका आयतन कम करेंगे आप तो उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप गुब्बारे को फैलाएंगे या कोई चीज को फैलाएंगे तो उसके अंदर का दबाव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा सेम यहाँ पे भी होता है, जैसे ही इसका आयतन बढ़ता है तो इनका जो आयतन बढ़ने के कारण जो दबाव है वो कम, और दबाव कम हो जाने के कारण फिर जो अंतःशोषण की प्रक्रिया होती है, गैस को अंदर लेने की प्रक्रिया, वो प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ के दबाव घटने के कारण से ही सारे रुधिर के, पूरे शरीर के रुधिर जो है वो खिंचा जाते हैं, किसकी तरफ, फेफड़ों की तरफ। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, किसके द्वारा, कुपिका के द्वारा। तो उसी समय रुधिर खिंचाकर कुपिका की तरफ बढ़ाते हैं और फिर जैसे ही निकला ऑक्सीजन गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली कि नहीं निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। क्यों, क्योंकि सेम प्रोसेस हो रही है, जैसी प्रोसेस पहले हुई, दबाव अंदर कम हुआ, बाहर ज्यादा हुआ। अब अंदर दबाव ज्यादा हो गया और बाहर की तुलना में अंदर, बाहर की तुलना में ज्यादा नहीं, मतलब बाहर की तुलना में अंदर दबाव थोड़ा ज्यादा हो गया, तो गैसें क्या होगी, अंदर से बाहर की ओर निकलेंगी, यानी आयतन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। 2-4 मिनट नहीं लगता है। दिख रहा है कि नहीं, प्रक्रिया कितनी फास्ट हो रही है। तो स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार जितना शोषण जो है पूर्ण करता है, और इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसके नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से आपने मेरे लेक्चर देखे, अच्छी तरीके से आपने इस टॉपिक को समझा, इस क्वेश्चन को समझा, बट आपका जो प्रस्तुतिकरण है, उसको क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका वो सही नहीं है, तो सब कुछ खत्म। क्योंकि एग्जामिनर आपको आ रहा है उससे मतलब नहीं, एग्जामिनर तो जो नोटबुक चेक कर रहा है आप उसमें हैं, उस नोटबुक में आप हैं, उस आंसर बुक में आप हैं। तो इसलिए अगर आपको नोट्स के लिए भी मदद चाहिए तो उसके लिए भी मैं हेल्प करूंगा, जरूर से जरूर आपके पास तक सुविधाएं पहुंचाऊंगा। आप मुझसे कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को जो है पर्सनली आप क्लियर करो। अगले वीडियो में मिलेंगे वाहन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।